नमस्कार और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लिव योर ड्रीम्स। हाँ जी, हैरत इलाहाबादी जी का एक मशहूर शेर है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। पुराने ज़माने की कहानी आती है कि मद्र नरेश अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री, जिन्हें हम अब देवी सावित्री के नाम से भी जानते हैं, सावित्री को अपनी इच्छा अनुसार अपना वर चुनने की आज़ादी दी। फिर सावित्री कई राज्यों के भ्रमण पे निकली, जंगलों में कहाँ कहाँ उन्होंने खोजा, और जब वो लौट कर आई तो उन्होंने अपने पिता को बताया कि उन्होंने सत्यवान नाम के युवक को अपने साथ शादी के लिए चुना है। सावित्री के पिता अश्वपति जी से मिलने के लिए नारद मुनि आए हुए थे। नारद मुनि ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने सावित्री से कहा कि ये आपके लिए उपयुक्त वर नहीं है, क्योंकि ये लड़का सत्यवान अल्पायु है, आज से ठीक 1 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो। ये अलग बात है कि देवी सावित्री ने इस बात को सुनने के बाद भी सत्यवान से ही विवाह किया, और जब उन्हें नियत तिथि, वो वक्त पता था किस वक्त यमराज प्राण लेने आएंगे, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखी और यमराज को मजबूर कर दिया कि वो उनके पति सत्यवान के प्राण उन्हें वापस दें। पुराणों में इस कहानी को बड़े विस्तार के साथ बताया गया है और भी बहुत सारे पहलू इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें हमारे जानने की एक और बात है जिसलिए मैंने ये कहानी आपको सुनाई कि एक जो सच्चा ज्योतिषी होता है ना, उससे कोई भी सवाल पूछा जाए, चाहे वो शादी से जुड़ा हो, विदेश यात्रा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, या जीवन को प्रभावित करने वाले किसी भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो, तो एक अच्छा ज्योतिषी हमेशा लॉन्जेविटी यानी कि आयुष्य देख लेता है कि इंसान की आयु कितनी है, ये तब तक जीवित भी रहेगा या नहीं रहेगा जिसके विषय में हम बातें कर रहे हैं। इस लॉन्जेविटी को लेकर, इस आयुष्य को लेकर हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें बहुत सारे सूत्र दिए हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की किताबों में डॉक्यूमेंट किया हुआ है। आज हम उनमें से ही कुछ बातें करेंगे। आयु खंड का उपयोग करते हुए मैं 4 तरह के शब्दों का उपयोग करूंगा। यह है अल्प आयु या शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये होता है 0 से 33 वर्ष। दूसरा है मध्य आयु या मीडियम लाइफ स्पैन, ये होता है 33 से 66, 33 से 66 वर्ष। फिर उसके बाद आता है दीर्घ आयु या लॉन्ग लाइफ स्पैन, ये 66 से जहाँ तक भी हो, 66 प्लस की जो लाइफ है उसे हम दीर्घ आयु कहते हैं। एक और वर्ड यूज होता है, वो है पूर्ण आयु। पूर्ण आयु बेसिकली 120 साल के लाइफ स्पैन को कहते हैं। हालांकि आजकल के लोग पूर्ण आयु को बिल्कुल दीर्घ आयु की तरह ही यूज करते हैं, लेकिन बेसिक पूर्ण आयु का कंसेप्ट ये है कि जो विंशोत्तरी महादशाएं होती है ना, जो इंसान सभी 9 की 9 महादशाओं को पूरी तरह से जी ले, यानी कि 20 साल वीनस के जी ले, 6 साल सन के जी ले, जब वो 9 के 9 महादशाओं को पूरा जी लेता है तो उसकी उम्र हो जाती है 120 वर्ष। इसको कहते हैं पूर्ण आयु। बहुत सारे लोग दीर्घायु और पूर्ण आयु को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, यानी वो दीर्घायु नहीं बोलते, पूर्ण आयु ही बोलते हैं, बट रियल पूर्ण आयु 120 साल। हाँ जी, हमारे ऋषियों मुनियों के अनुसार 5 कारक हैं, 5 मेजर फैक्टर हैं जो हमारे इस आयु खंड को निर्धारित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लग्न और लग्नेश, यानी कि असेंडेंट एंड असेंडेंट लॉर्ड। कुंडली में इसका अच्छी पोजीशन में, अच्छी परिस्थितियों में होना जरूरी है। इनका मजबूत होना जरूरी है। इनको शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए या वेल एस्पेक्टेड होना चाहिए। इनको अच्छे भावों में प्लेस्ड होना चाहिए। जिन्हें हम क्रूर ग्रह या पाप ग्रह कहते हैं, उसका दुष्प्रभाव हमारे लग्न या लग्नेश पे नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही दूसरा फैक्टर है चंद्रमा का। चंद्रमा, और जिस राशि में चंद्रमा है ना, उस राशि का जो मालिक है चंद्रमा और उसका साइन लॉर्ड, इनको भी अच्छे भावों में प्लेस्ड होना चाहिए। शुभ प्लैनेट से एस्पेक्टेड होना चाहिए, शुभ ग्रहों की इन पर दृष्टि पड़ती रहे।
और किसी भी तरह से मैलेफिक्स का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ना हो, ये नीच के ना हो और शत्रु ग्रहों की राशियों में ना बैठे हुए हों। तो लग्न और लग्नेश, वैसे चंद्रमा और चंद्रमा का भावेश, इन दोनों को शुभ होना चाहिए। तीसरा ज़रूरी फैक्टर है 8वां भाव और अष्टमेश। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां भाव हमारे मृत्यु की परिस्थिति को भी दिखाता है। आप में से जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन्हें कहता हूँ सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि 8वें भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखकर, या 8वें भाव का मालिक कहाँ गया हुआ है, 8वें भाव में कौन सी राशियाँ हैं, इसको देखकर हम कैसे निर्धारित करें कि मृत्यु के समय परिस्थितियाँ क्या होंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइडियल कंडीशन में तो 8वां भाव एम्प्टी होना चाहिए, ब्लैंक, रिक्त। कोई भी प्लैनेट 8वें भाव में नहीं होना चाहिए। बट आप कहोगे प्रैक्टिकली ऐसा कहाँ होता है? जाहिर सी बात है। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर 8वें भाव को उनका मालिक देख रहा हो। 8वें भाव पे या तो कोई भी प्रभाव ना हो, लेकिन अगर प्रभाव हो तो वो शुभ प्रभाव हो, यानी कि शुभ ग्रह 8वें भाव में बैठे हुए हों या 8वें भाव को शुभ ग्रह दृष्ट कर रहे हों। एस्पेक्ट 8वें भाव का मालिक भी अच्छी परिस्थिति में हो, जैसे उच्च का हो या मित्र ग्रह की राशि में बैठा हो, शुभ ग्रह उसे देख रहे हों, मैलेफिक्स का प्रभाव उसके ऊपर बहुत कम पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, तो ऐसे में लॉन्जेविटी यानी कि हमारा आयुष्य बढ़ जाता है। भावात भावम में कहते हैं 8वें भाव से 8वां भाव, यानी कि हमारी कुंडली का तीसरा भाव, तीसरे भाव का मालिक भी जितनी अच्छी परिस्थितियों में हो, आयुष्य के लिए उतना ही अच्छा। और अंत में बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है शनि। शनि को आयुष्य का कारक मानते हैं, लॉन्जेविटी का कारक। शनि अगर कुंडली में अच्छी परिस्थितियों में है, अगर उच्च का है, मित्र राशि में है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आयुष्य बढ़ जाता है, लॉन्जेविटी इनहैंस हो जाती है। वहीं अगर यही शनि प्रतिकूल परिस्थितियों में हो, मैलेफिक्स के द्वारा कंजंक्ट या एस्पेक्टेड हो, मतलब जो पाप ग्रह हैं वो उसके साथ बैठे हुए हों, उस पर दृष्टि डालते हों, तो कहीं ना कहीं से आयुष्य पे इसका बुरा असर पड़ता है। हमारी उम्र इससे थोड़ी कम हो सकती है। हाँ जी, तो ये 5 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं और किसी भी कुंडली में आप इन 5 महत्वपूर्ण फैक्टर्स को देख सकते हो। लग्न और लग्नेश, चंद्रमा और उसका भावेश, 8वां भाव और उसका मालिक, तीसरा भाव और उसका मालिक, और शनि। अगर ये पांचों प्लैनेट बेहतरीन स्थिति में हैं, अगर ये सारे उच्च के हैं, अगर इन पे केवल और केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता, बट मान जाओ ये सब कुछ आइडियल कंडीशन में चल रहा हो, तो पूर्ण आयु पाने से कोई नहीं रोक सकता, सीधा 120 ईयर्स। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या? होता ये कि इनमें से कुछ ग्रह अच्छी कंडीशन में होते हैं, कुछ बुरी कंडीशन में होते हैं। मान जाए इन 5 में से 4 फैक्टर अच्छे हों, एक फैक्टर ही कमजोर हो, तो भी ये दीर्घायु ही दिखाता है। अब यही देखना होता है कितने फैक्टर्स हमारे पॉजिटिव हैं, जो कि दीर्घायु या पूर्ण आयु क्यों लेके जाते हैं, और कितने फैक्टर्स हैं जो हमें पूर्ण आयु से एज को कम कर रहे हैं। और अगर ये 5 के 5 फैक्टर बुरे हों, भाई फिर तो अल्पायु की ओर बात जाती है। हमारे बहुत सारे जो ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ हैं ना, ऋषियों मुनियों द्वारा लिखे गए, उन्होंने शुभ ग्रह और अशुभ ग्रहों को लेकर भी कि कुंडली में इनकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, यानी कि किस भाव में शुभ ग्रह हो, किस भाव में क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह हो, तो हमारे आयुष्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये उन्होंने इन किताबों में लिख के रखा हुआ है। आइए मेरे पास समझते हैं कि हम शुभ ग्रह कह किसे रहे हैं। हम शुभ ग्रह कहते हैं बृहस्पति को, जुपिटर। शुभ ग्रह हम कहते हैं वीनस को, शुक्र। मरकरी यानी कि बुध को हम न्यूट्रल ग्रह कहते हैं। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि जब बुध जो है वो शुभ ग्रहों के साथ बैठता है या शुभ ग्रह उसे देख रहे होते हैं, तो मरकरी भी यानी कि बुध भी शुभ बन जाता है। लेकिन यही मरकरी अगर इन्फ्लुएंस हो रहा हो नेगेटिव प्लैनेट से या पाप ग्रहों से, तो मरकरी भी पाप ग्रह जैसा ही बिहेव करने लगता है। यही हाल चंद्रमा का है। चंद्रमा वैसे तो शुभ ग्रह है, पर क्लासिफिकेशन कुछ ऐसी है कि जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है हम उसे शुभ गिनते हैं, और जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है उसे अशुभ गिनते हैं। वैसे मैं बेसिकली ये मानता हूँ कि जो पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो
चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो। अगर वो पूर्णिमा के आसपास का हो तो वो शुभ होता है, और अगर वो अमावस्या के आसपास का हो तो वो थोड़ा अशुभ होता है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ये जो बेनिफिक्स हैं ना, जो शुभ ग्रह हैं ना, इनको कुंडली के केंद्र भावों में होना चाहिए, यानी कि लग्न में होना चाहिए, या चौथे भाव में होना चाहिए, या सातवें भाव में होना चाहिए, या 10वें भाव में होना चाहिए। इनफैक्ट जो त्रिकोण भाव है ना, पहला, पांचवा, नवा, इनमें भी ये ठीक है, शुभ है। लेकिन जब ये केंद्र में होते हैं तो हमारे आयुष्य को बढ़ाते हैं। वैसे जो मैलेफिक्स हैं, यानी कि जो पाप ग्रह हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें आता है शनि, शनि जो स्वयं काल का स्वरूप है। इनमें आता है मंगल, इनमें आता है सूर्य। सूर्य को हम बहुत तगड़ा मैलेफिक नहीं गिनते, वो क्रूर ग्रह में आता है, क्योंकि जब हम आयुष्य का निर्धारण कर रहे होते हैं ना, तब हम सन को भी मैलेफिक्स में ही गिनते हैं। आयुष्य का निर्धारण करते वक्त हम राहु और केतु को भी मैलेफिक्स में ही गिनते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने ये पुरानी क्लासिक्स लिखी हैं, ये कहते हैं कि इन पाप ग्रहों को उपचय भावों में होना चाहिए। कुंडली का तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इन 4 भावों को उपचय भाव कहते हैं। तो अगर 3rd, 6th, 10th और 11th में ये मैलेफिक्स यानी कि पाप ग्रह प्लेस्ड हो, तो इनफैक्ट ये उम्र को, आयुष्य को बढ़ाने वाले हैं। हाँ जी, शुभ ग्रहों को केंद्र में होना चाहिए और पाप ग्रहों को उपचय भाव में होना चाहिए। यानी कि 10वें भाव में चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, दोनों अच्छा होता है, क्योंकि 10वां भाव उपचय भाव भी है और केंद्र भाव भी है। यहाँ शुभ ग्रह, पाप ग्रह दोनों ही अच्छे। जो भाव केंद्र भाव नहीं है या उपचय भाव नहीं है, वहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो, शुभ हो या अशुभ हो, वो मध्य आयु की तरफ ही इशारा करता है। बट प्रैक्टिकली होता क्या है, इनमें से कुछ एक दूसरे की जगह पे बैठ जाते हैं, यानी कि शुभ ग्रह उपचय भावों में चले जाते हैं, और मैलेफिक्स जो हैं, पाप ग्रह जो हैं, वो अक्सर केंद्र में आ जाते हैं। हाँ, इसका हमारे आयुष्य पे बुरा असर पड़ता है। और अगर इस तरह के केस ज़्यादा हों, यानी कि सारे ही प्लैनेट्स गलत जगह पे बैठे हुए हों इस परिभाषा के अनुसार, तो ये भी अल्प आयु की ओर लेकर जाता है। अगली बात आती है 8वें भाव और 12वें भाव की। इनमें कोई भी प्लैनेट ना हो तो ही अच्छा है। इनमें कोई प्लैनेट है तो अच्छा होगा कि यहाँ पे शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह इन्हें देख रहे हों। मैलेफिक्स की 8th हाउस या 12th हाउस में उपस्थिति शुभ नहीं मानी जाती, मौत की परिस्थितियों पर भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है दशा सीक्वेंस का। हमें कौन सी दशा जीवन के किस भाग में मिल रही है। हम सभी मार्केश के बारे में जानते हैं। मार्केश पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसी सीरीज में, बहुत डिटेल में सभी मार्केश के बारे में समझाऊंगा। लेकिन आज की डेट में अगर किसी की कुंडली, आयु खंड जो है, जो मैंने शुरू में 5 फैक्टर्स बताए और उसके बाद जो एडिशनल फैक्टर्स अभी बता रहा हूँ, अगर ये सारे नेगेटिव है, यानी कि अल्प आयु की ओर कैलकुलेशन आयु खंड जा रहा है, और जीवन के शुरुआती दौर में ही मार्केश की दशा आ जाए, फिर तो खतरा बढ़ जाता है। अगर इसका उल्टा हो, यानी कि हमारा आयु खंड हमें मध्य आयु या दीर्घ आयु दिखा रहा हो और मार्केश की दशा जल्दी आ जाए, भाई हर एक महादशा में मार्केश की दशा तो रिपीट होती ही है। अगर मार्केश की दशा आ जाए और आयु खंड हमारा मध्य आयु या दीर्घ आयु दिखा रहा हो, तब तो ये मार्केश की दशा आएगी और चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जीवन और मौत पे फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कुछ बीमारियां हो जाएं, कुछ ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हो जाएं, कभी कोई छोटा एक्सीडेंट हो जाए, अगर ऐसी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है तो, लेकिन शरीर नहीं छूटेगा, मौत नहीं आएगी। आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो लग्नेश है ना, उसको 8वें भाव के मालिक से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। तो बेसिकली इतने फैक्टर्स को ही अगर हम ध्यान से देखें तो हम आयु खंड निकाल सकते हैं कि कोई भी इंसान अल्प आयु है, मध्य आयु है या पूर्ण आयु वाला है। हाँ जी, इन सारे टॉपिक्स को अब हम एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से समझते हैं। और सबसे पहले लेते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इसके लग्न में शुभ ग्रह शुक्र
और चंद्रमा विद्यमान है। तो आयुष्य के लिए हमारा पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है कि लग्न और लग्नेश को देखो। यहाँ पे वृश्चिक लग्न है और लग्न में शुभ ग्रह वीनस बैठा हुआ है। चंद्रमा को मैं पूरा अशुभ तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये कृष्ण चतुर्दशी का चंद्रमा है, नीच का है, तो ये आयुष्य में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे रहा है, ये न्यूट्रल सा बैठा हुआ है। बट वीनस जो कि शुभ ग्रह है, ये आयुष्य को बढ़ा रहा है। दूसरा फैक्टर आता है लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश है यहाँ पे मंगल, और मंगल बैठा हुआ है त्रिकोण भाव में। मैं एक और बात बता दूं, बात जब शुभ और अशुभ ग्रहों की होती है ना, तो लग्नेश को हम कभी अशुभ नहीं मानते। लग्नेश हमेशा बेनिफिशियल होता है, फंक्शनल बेनिफिट या शुभ ग्रह होता है। हो सकता है कि एक नेचुरल मैलेफिक, जैसे मार्च यहाँ पर है, एक नेचुरल मैलेफिक जो है ना वो लग्नेश बन जाए, लेकिन यही तो कंसेप्ट आता है नेचुरल बेनिफिक और फंक्शनल बेनिफिक का। लग्नेश एक फंक्शनल बेनिफिक है, और इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो नेचुरल मैलेफिक है या नेचुरल पाप ग्रह है, अपनी कुंडली के लिए लग्नेश हमेशा शुभ होता है। तो यहाँ पर जो लग्नेश है वो त्रिकोण भाव में बैठा है, जो कि शुभ प्लेसमेंट है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, कहीं से कोई भी बुरे ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं पड़ रही है, तो ये इनके आयुष्य को बढ़ा रहा है। यानी कि जो पहला फैक्टर है लग्न और लग्नेश का, वो शुभ है। दूसरा फैक्टर है चंद्रमा और चंद्रमा के भावेश का, यानी जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसके मालिक का। केंद्र में नीच के ग्रह के बैठने से ना तो वो आयु को बढ़ाने में, ना ही आयु को घटाने में किसी भी तरीके से योगदान दे पाने में सक्षम ही नहीं है, कमजोर है। लेकिन जो भावेश है, यानी कि चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में बैठा है, तो भावेश यानी कि मंगल, वो तो शुभ भाव में बैठा है, मित्र के भाव में बैठा है, ये एक पॉजिटिव पहलू। तो दो में से 1.5 पहलू पॉजिटिव रहे। अब तीसरी बात करते हैं 8वें भाव और उसके मालिक की। 8वें भाव को 4 ग्रह देख रहे हैं। 8वें भाव का मालिक बुध उसको देख रहा है, साथ ही सूर्य और बृहस्पति, ये तीनों प्लैनेट देख रहे हैं। इसके अलावा मंगल भी देख रहा है, लेकिन मंगल को हमें यहाँ मैलेफिक की तरह नहीं बल्कि शुभ ग्रह की तरह लेना है, क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश भी 8वें भाव को देख रहा है। तो कुल मिला के मैलेफिक्स 8वें भाव को नहीं देख रहे हैं। सूर्य को हम क्रूर ग्रह तो मानते हैं, बट कोई तगड़ा मैलेफिक नहीं मानते। यहाँ पे राहु केतु या सैटर्न का कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं है। और लग्नेश अगर देख रहा है, यानी कि मंगल देख रहा है, साथ में 3 और ग्रह देख रहे हैं, ये आयुष्य के लिए अच्छे हैं, बुरे कहीं से नहीं। फिर आता है तीसरा भाव और उसका मालिक। तीसरे भाव में केतु बैठा हुआ है और इसका मालिक है शनि। जब हम शनि को देखते हैं तो शनि तो उच्च का होकर बैठा हुआ है, 12वें भाव में है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये उच्च का होकर बैठा हुआ है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुंडली का तीसरा भाव उपचय भाव होता है, और उपचय भाव में मैलेफिक्स का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि इसका मालिक शनि उच्च का होकर बैठा हुआ है, और तीसरे भाव में केतु प्लेस्ड है, और लॉन्जेविटी के सेंस में केतु को भी हम मैलेफिक्स में गिनते हैं, और मैलेफिक्स की तीसरे भाव में उपस्थिति शुभ है, ये आयुष्य को बढ़ाने वाली है। सबसे लास्ट फैक्टर है सैटर्न, आयुष्य का कारक। हमने अभी देखा कि सैटर्न जो है 12वें भाव में है और उच्च का है। उच्च का होने से आयुष्य में अच्छी वृद्धि होती है। 12वें भाव में होना थोड़ा नेगेटिव है। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है, बीमारी का है। हम समझ सकते हैं कि जीवन के आखिरी के कई वर्षों तक वो बीमार रहे, क्योंकि ये मौत की परिस्थिति भी दिखा रहा है। तो शनि अगर 12वें भाव में है, उच्च का होने से आयु तो अच्छी मिली, लेकिन बीमारियों ने उन्हें अच्छे से घेर के रखा है। हम सबको याद है कि 2004 में जब तक वो प्रधानमंत्री थे, तब तक तो वो पब्लिक अपीयरेंस उनका दिखाई पड़ता था, लेकिन 2004 से 2018 तक हमें वो दिखाई नहीं पड़े। बस कभी कभी खबरें आती थी। जब उन्हें भारत रत्न मिला, उनकी फ़ोटो आई, तो फ़ोटो पे भी व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, आंखों पे चश्मा लगा हुआ था, ठीक से उनका फेस तक से विजिबल नहीं था। हम समझ सकते हैं आखिरी के दौर शनि के 12वें भाव में होने की वजह से बीमारियों की अवस्था में बीते, बट शनि उच्च का था तो लंबी आयु उन्हें मिली। तो 5 फैक्टर में से 4 फैक्टर इनके लिए पॉजिटिव हैं
इसलिए इनको पूर्ण आयु नहीं, दीर्घायु मिली। 120 साल नहीं, 94 साल, 94 ईयर्स। हाँ जी, शुरू में मैंने आपको सावित्री और सत्यवान जी की कहानी याद दिलाई थी। उस कहानी से हमको ये भी समझ में आता है कि रेमेडीज अगर की जाएं या अपना दिमाग लगाया जाए, युक्ति लगाई जाए, हिम्मत दिखाई जाए, तो उम्र को हमेशा बढ़ाया जा सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हमारी कुंडली क्या बता रही है। मेडिकल फैसिलिटीज़ एडवांस हो गई है। अब मध्य आयु 66 ईयर्स नहीं, 72 ईयर्स की होती है। हमारी एवरेज आयु इंडिया में बढ़ के 70 प्लस हो चुकी है। जब रेमेडीज़ की बात करते हैं तो मैं एक और छोटी सी मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। पुराने ज़माने में एक ऋषि को कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने काफ़ी तपस्या की, उन्हें वरदान मिला। वरदान देते वक्त देवता ने उनसे ये पूछा कि ये बताओ, तुम्हें 100 साल तक जीने वाला मूर्ख बेटा चाहिए या सिर्फ 16 साल तक जीवित रहने वाला गुणी, संस्कारी, समझदार बेटा चाहिए। पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे वे बड़े समझदार होते थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे 16 वर्ष तक जीवित रहने वाला गुणी और समझदार बेटा दे। उनके यहाँ पुत्र हुआ, खुशियाँ छाई। धीमे धीमे पुत्र बड़ा होने लग गया और चूंकि वो बेहद गुणवान था तो उसने सभी लोगों को अपनी गुणों से बांध के, खुशियों से भर के रखा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ना शुरू हुई, ऋषि परेशान होने लगे। जब वो लड़का 15 साल का हो गया तो ऋषि काफ़ी दुखी थे। बेटे ने पिता की हालत देख ली और उनके पीछे पड़ गया कि आपको बताना होगा आप क्यों दुखी रहते हैं। अंत में पिता ने सोचा कि ये गुणवान पुत्र है, शायद यही कुछ तरीका निकाले। उन्होंने बताया, बेटा, तुम्हारे जन्म की कुछ ऐसी कथा है, तुम मुझे वरदान से मिले हो और ये कहा गया था कि गुणवान पुत्र होने पे सिर्फ 16 वर्ष की आयु होगी, फिर भी मैंने गुणवान पुत्र को ही चूज किया था। इस लड़के ने कहा कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं कोई तरीका निकालता हूँ। आज की भाषा में हम इसको रेमेडीज कह सकते हैं। इस ऋषि पुत्र ने उसके बाद कुछ समय के लिए घर से दूर गया और सभी संतों की, महात्माओं की फिजिकली सेवा करनी शुरू की। सभी संतों के चरण स्पर्श करता, उनके पैरों को जल से धोता, उनके चरण दबाता, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं पूरी करता, उन्हें शारीरिक आराम देता। और धीमे धीमे बहुत सारे ऋषि, जब भी वो उनके पास जाता, उनके चरण छूता, तो ऋषि मुनि उसने आशीर्वाद में कहते थे, आयुष्मान भव। एक बार ऐसे एक बहुत बड़े संत महात्मा आए जिनका काफ़ी नाम था, वो भी है। इन्होंने बस जाकर उनके चरण छुए, देखते ही संत ने उनको आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। फिर मुस्कुराते उस लड़के ने कहा कि हे प्रभु, मेरे बारे में भविष्यवाणी है, मेरे जन्म की कथा है कि मैं अल्पायु हूँ और आपने मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे दिया। संत कहे, अब आशीर्वाद दे दिया तो दे दिए, संत की बात तो अब भगवान को भी रखनी ही पड़ती है। तो तुम्हारा आयुष्य बढ़ गया और सच में वो बालक 100 से ज़्यादा की उम्र तक जीवित रहा। इसे कहते हैं रेमेडीज। और सबसे बड़ी रेमेडी ये है महामृत्युंजय मंत्र का पाठ। ये हमें अकाल मृत्यु से बचाता है और जब बिल्कुल सही समय हो, उम्र हो चुकी हो, तो ये हमें बिल्कुल आसानी के साथ, बिना किसी कष्ट, बिना किसी पीड़ा के, ये शरीर छोड़ने में मदद करता है। ओम हौम झूम सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जूम हौम ओम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सुझाव दूंगा कि तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी बातें इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेंगी।